નમસ્કાર. આજે આપણે ગુરુવારી સેક્યુલર લોકશાહી આંદોલન એટલે મુવમેન્ટ ફોર સેક્યુલર ડેમોક્રેસીના વીકલી મિટિંગના બધાના સ્વાગત. આજે આપણે ચર્ચા કરવાના છીએ ઓડિશાના રેલવે દુર્ઘટના. હું હિન્દીમાં સ્વિચ કરું છું. ઘણા લોકો કહેતા હોય છે કે તમે હિન્દીમાં बात नहीं करता એટલે આપણે समझी नहीं सकता बाहर गुजरातना बाहरना लोगों. आज हमारे गुरुवारी जो मीटिंग है उसमें हम मूवमेंट फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी का जो मीटिंग है उसमें हम चर्चा करेंगे उड़ीसा में जो भी रेलवे दुर्घटना जो हुआ, एक्सीडेंट जो हुआ उसके बारे में. ये तो काफ़ी थोड़ा पुराना जैसे हो गया लगता है, लेकिन रोज़ के रोज़ कुछ ना कुछ आते रहता है. हम चाहे या ना चाहें, रेलवे मिनिस्ट्री का आज एक डेमोन्स्ट्रेशन था एक्सीडेंट कैसे हुआ, और टॉय ट्रेन को लेकर दिखा रहे थे कि बस स्विंग कि एक्सीडेंट कैसे होता है और रक्षा कवच क्या होता है. रक्षा कवच तो महाभारत में था, ये तो कवच. ये रक्षा कवच की बात नहीं करते. रक्षा के लिए जो अलॉटमेंट, जो बजट का अलॉटमेंट जो है, वो अलॉटमेंट बजट मिलता नहीं है. उनको 5 साल का जो बजट होता है, थोड़ा पहले साल मिलता है, फिर बाद के बीच में कुछ थोड़ा सा मिलता है, फिर बाद में मिलता भी नहीं है. तो जो अलॉटेड बजट रक्षा कवच के लिए जो मिलना चाहिए, इट इज़ नॉट अवेलेबल. तो ये रेलवे का ये एक एक्सीडेंट जो है उस बहुत सारे चीज़ों के सवाल को खड़ा किया बहुत लोगों के अंदर में. अब तो हम लोग सब ने कभी ना कभी ट्रेन में जाते रहते हैं, और कभी अच्छा लगता है, कभी डर भी लगता है, कभी तकलीफ भी होती है. तो मुझे तो खास कर जब ये हमारे ट्रेन 130 किलोमीटर जब जाती है और मैं टॉयलेट में गया होता हूँ तो टॉयलेट हिलती रहती है और गिरने की डर रहता है, कभी ना कभी फ्रैक्चर होने का, माथा ये था होने का डर रहता है. ये डर रहता है. 130 किलोमीटर वो आजकल एक नो योर ट्रेन कहाँ है आपका, कहाँ है, वहाँ से स्पीड बताता है. तो हम जान सकते हैं 130, 120, 130 लिमिट क्या हुआ है. तो धड़ 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 गाड़ी चलती रहती है. तो ये एक स्पीड बढ़ाने की बात अभी जो हुई, अच्छा लगता है, जल्दी पहुंच जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे. जो बात हुआ अभी अहमदाबाद से बॉम्बे आधा घंटा जल्दी पहुंचते हैं हम लोग. इतना स्पीड बढ़ने के बाद जो 130 फिर वंदे भारत आया. वंदे भारत का टिकट भी जो है वो अभी साधारण जो ऑर्डिनरी जो टिकट है करमंडल का है, क्या सॉरी ये जो गुजरात एक्सप्रेस है या ये कर्नावटी का है, वो जो 3 डबल है. तो ये जो एयर फ्लाइट में जाते हैं, जिस प्रकार अटायर होता है फ्लाइट में जाने के, अटायरिंग होता है, जो बैग का घिसते घिसते लेने का एक अटायर होता है ना पैसेंजर्स का. वो जो एयर फ्लाइट से उतर के आते हैं तो उनका जो टैग होता है तोड़ते नहीं है, ताकि बताना चाहते हैं मैं फ़्लाइट से आया हूँ मैं. तो ये जो टैगिंग होता है, मैं कौन से ट्रेन में गया, तो मेरा क्लास क्या है, टू विच क्लास आई बिलोंग. ऑर्डिनरी पैसेंजर ट्रेन, कर्नावटी ट्रेन, डबल डेकर ट्रेन, ये बाद में ये वंदे भारत ट्रेन, ये सब का टैगिंग होता है. और इसका साथ फैमिली वैल्यू और कमर्शियल वैल्यू या बिजनेस वैल्यू क्या हो सकता है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन है, ये होता है. तो अभी जो ट्रेन का एक्सीडेंट होने के कारण बहुत सारे सवाल आया हुआ है, आप साफ जानते हैं. तो ये मेरे डिस्कशन करने के शायद इतना ज़रूरत बिल्कुल है भी नहीं, आप जानते भी हैं. लेकिन एक बात जो आया कि एक इसको लेकर एक क्रिटिसिज्म आया कि वंदे भारत को ये करने के लिए मैंने बाकी चीज़ों को नेगलेक्ट किया गया, ये बात आ रहा है. दूसरी बात भी आ रहा है कि बुलेट ट्रेन के बारे में इतना सारे पैसा बुलेट ट्रेन खा रहा है, और उसके बाद भी और भी क्या से कुछ ज़्यादा कुछ बुलेट ट्रेन खाली बॉम्बे और अहमदाबाद का नहीं, ये तो भारत का डिफरेंट मेट्रो सिटीज़ के साथ होगा. आई थिंक 33 ऐसे बुलेट ट्रेन का कुछ नंबर है, गुड नंबर. इतनी बुलेट ट्रेन चलेंगी और एक एक किलोमीटर के लिए 100 करोड़ रुपया खर्चा होगा, ऐसा एस्टिमेशंस भी है. तो रेलवे का एस्टिमेशन बहुत जायंट एस्टिमेशन होता है, लेकिन जायंट एस्टिमेशंस में जो बात है कि आपका स्टाफ नहीं है, 3.5 लाख जितना लोग का एम्प्लॉयमेंट्स नहीं है, इसमें टेक्निकल स्टाफ लोग नहीं है, रिसोर्सिंग हो रहा है, बट ये सब चीज़ें मैंने खुलकर आ रहा है सब. तो ये एक्सीडेंट हुआ कैसे, तो एक्सीडेंट तो ऑलरेडी दुखद होता है, और ये भी आशा करते हैं सरकार भी दुख भी प्रकाश करे, थोड़ा हो तो 2 आंसू भी बहा ले, वो भी हम आशा करते हैं. लेकिन इसको प्रकार मैनिपुलेट करने की जो बात आ जाती है, देन दी थिंग्स दैट जो गंदी पॉलिटिक्स एंटर करता है. एक्सीडेंट में सीबीआई का तपास करना, ये सवाल आता है कि सीबीआई का तपास क्यों. तो सवाल है कि कोविड में लाखों लोग मरे, तो तुम क्यों सीबीआई तपास क्यों नहीं किया. तो अब रेलवे में आप क्यों तो करोगे नहीं. कुछ देयर इज समथिंग इज स्मेलिंग कि ग्रीन सिग्नल जो था वो लूप लाइन में कैसे घुस गया, किसी ने सैबोटेज किया है. सैबोटेज के टाइम पे सीबीआई आया, तो सैबोटेज की इतिहास आ रहा है. तो ये सारे बातों को जो चर्चाएं हो रही हैं, 300 लोग जितना मरे हैं,
मरने का तो आप रेलवे एक्सीडेंट, कोई भी एक्सीडेंट, ये बड़ा बहुत ही माने एक प्रकार हृदय विदारक होता है। कुछ भी मरण इटसेल्फ एक्सीडेंट से हो या कोई राइड से हो, किसी से भी हो, इट इज़ वेरी पेनफुल। परिवार के लिए, खुद के लिए भी, जो देखता है उसके लिए भी बड़ी नोशेटिक भी होता है, काफ़ी मतलब बहुत ट्रॉमेटिक भी होता है, ये बहुत ख़राब भी लगता है। और एक रोटी रोजी के सवाल भी आ जाता है, और काफ़ी सवाल आए ये तो गरीब लोग क्यों मरते हैं। मेरा भी सवाल आता है कि करमंडल में लिखा गरीब लोग ही क्यों मरे, तो बाकी लोग कहाँ गए। तो ये कहते हैं कि ट्रेन की जो एडजस्टमेंट जो है को इंजन के साथ जो होता है, जनरल कंपार्टमेंट होता है, और जनरल कंपार्टमेंट में जो 72 सीट्स और जो होता है उसमें 3 गुना लोग होते हैं, 250-300 लोग होते हैं। तो ये जो लोग होते हैं, ये पहले बार फर्स्ट कैजुअलिटी जो होता है किसी ट्रेन एक्सीडेंट में, पीछे हो या आगे हो, तो मेजरली जनरल कंपार्टमेंट होता है। ये जो हैव्स एंड हैव नॉट, माने आप जो थोड़ा बहुत पैसा भी है, तो ये अगर आप स्लीपर क्लास में जाते हैं तो क्या आपको एक्सीडेंट नहीं होगा। तो ये एक सवाल आ जाता है कि आपका थोड़ा पैसा है कि आपको थिएटर एसी में जाओगे तो आप कवर्ड हैं, वहाँ ये ग्लास है, आप गिरोगे नहीं, उड़ के नहीं चले जाओगे, तो एक्सीडेंट कम होगा आपके लिए, होगा। मुझे विश्वास नहीं होता था, लेकिन इस बार हुआ। तो जो लोग हैं कि माइग्रेंट वर्कर्स हैं, ये करमंडल एक्सप्रेस जो पहले 2 ट्रेन चलती थी, मुझे याद है 2 ट्रेन 80 किलोमीटर पर आवर चलती थी, गीतांजलि और करमंडल, और ये क्लास ट्रेन माना जाता था। कोई इतने राजधानी नहीं था, राजधानी एक ही था, एक ही या 2 था, ऐसा कुछ। तो ये ट्रेन कब माइग्रेंट वर्कर्स के लिए ट्रेन बन गया मुझे पता ही नहीं। तो अभी ये सारा बंगाल के मजदूर, उड़ीसा के मजदूर और भी आंध्र के मजदूर भी होंगे, ये भी सारे लोग अभी जहाँ ये ट्रेन जा रहा है, ये चेन्नई की तरफ जा रहा है, वो मजदूर हैं, सब माइग्रेंट वर्कर्स हैं। अभी जितने ट्रेन अब चलते हैं देखेंगे आप, बहुत सारे ट्रेन चलते रहते हैं, पटना से सूरत, बनारस से सूरत, और मैंने पुरी से अहमदाबाद, ये जितना ट्रेन आप देखेंगे, जबलपुर, भागलपुर, ये देखेंगे, सारे ट्रेन में आप देखेंगे ऑल आर मजदूर। 50% वहाँ अनरिजर्व कंपार्टमेंट होता है, सारे मजदूर ही जाते रहते हैं। ये मजदूरों की ही जाना, और मजदूर जाके तरह तरह काम नहीं करेंगे तो वहाँ का इकोनॉमी ठप हो जाएगा। फिर ये मजदूरों की हालत क्या हुआ, आपने देखा होगा कोविड में जिस तरह से लोग माने भागे, और जिस तरह इनको निर्दयतापूर्वक को भगाया गया, जिस तरह से लोग गए, वो थोड़ा फिल्म आया, भीड़ थोड़ा सा आपको नज़र आएगा, पूरा तो उसमें नहीं दिखा पा रहा है, वो भीड़ में है कैसा निष्ठुरता के साथ लोगों को भगाया गया, और कैसे इनकी हालत हुई। तो ये जो माइग्रेंट्स की जो बात है, इसके साथ भी जुड़ी हुई है। तो रेलवे का तंत्र, बाद में माइग्रेंट्स, बाद में इसको ढकने की बात, फिर बाद में और ये अभी तो और कुछ स्टोरीज जो होता है, जैसे एक उड़िया आदमी अपने बच्चा को, अपने लड़का को ढूंढने जा रहा, कहीं भी नहीं मिल रहा है, कहीं भी नहीं मिल रहा है, बाद में जाके मॉर्ग में वो पुष्टि निकल डैशिन, मुझे मॉर्ग में भी देखना है मेरा बच्चा है या नहीं। तो वहाँ देखे हाथ हिल रहा है, तो जो हाथ हिलने वाला था वो खुद का अपना लड़का था। वो लड़का को उठा के लेके चला गया एम्बुलेंस में, वो जिंदा रहा हो। ऐसा कहानी शायद वो फिल्म के लिए कभी कभी बनेगा, कोई फिल्म वाला ये स्टोरी बनाएगा तो ये फिल्म में आएगा, हमको ज़्यादा रोना भी आएगा, देखकर भी रोना भी आएगा। लेकिन ऐसे कहानियाँ हुई हैं उधर, काफ़ी लोगों ने काम किया, रेलवे स्टाफ ने, पुलिस ने, वॉलंटियर्स ने काम किया। लेकिन रेलवे एक्सीडेंट के सामने हम क्या कर सकते हैं आप, व्हाट कैन यू डू। एक रिमोट कॉर्नर स्टेट, 200 किलोमीटर भुवनेश्वर, 100 किलोमीटर खड़गपुर, आप कहाँ जाओगे आप, बीच में कोई इक्विप हॉस्पिटल नहीं है, तो पास में कोई मेडिकल जो रिलीफ वैन जो होता है उसको पहुँचते पहुँचते लेट हो जाता है, ऑलरेडी गाड़ी का रूट ख़राब हो चुका है। तो उसके बारे में आज आपने समूह चर्चा रखे हैं, और मुझे लगता है कि आप सब लोग जानते हैं, डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट बातों से आप लोग बात को रखें, ये मेरी रिक्वेस्ट, यही मैं एक कहकर मैं अपना बात मैं पूरा करता हूँ। और सब लोग का पास जो है वो कुछ ना कुछ आप लोग इसमें, इट इज आवर कलेक्टिव लेवल, इसको डिस्कशन करेंगे हम इसको। जो मैं ऐड करना चाहती हूँ उसमें ये है कि रेलवे का जो सेफ्टी का डिपार्टमेंट है उसमें मोर देन 1,82,000 पोस्ट खाली है, वैकेंट है। और सीएजी ने अपने रिपोर्ट में अभी ही बात को बताया था कि रेलवे का एक मेंटेनेंस को लेके एक फंड भी है, एक अलग उसका मैकेनिज़्म डेवलप किया है। पर फंड जो अलॉट होता है वो क्यों ये हो रहा है, क्या फंड का क्रंच हो रहा है? तो वंदे भारत और ऐसा जो ट्रेन को प्रायोरिटी और एलिट क्लास की ट्रेन की प्रायोरिटी की जो बात आ रही है हमारे देश में, तो
तो वो भी एक इश्यू है कि कॉमन मैन के लिए ट्रेन के बदले एलिट ट्रेनों को प्रायोरिटी, और उसकी स्पीड और उसका जो पूरा शो और उसकी फैसिलिटी की बातें, और ये सेफ्टी को जो पोस्ट वैकेंट है, फंड का क्रंच है ऐसा है ही नहीं, फंड डाइवर्ट हो जाते हैं। तो पोस्ट आप फिलअप नहीं करोगे तो कैसे काम कौन करेगा। ये जो लूपिंग लाइन में ट्रेन गुड्स ट्रेन खड़ा था, और उसमें कैसे सुपरफास्ट ट्रेन के लिए सिग्नल दिया गया, वो डिस्कशन का सब्जेक्ट है, वो इंक्वायरी का भी सब्जेक्ट है। लेकिन लूपिंग लाइन हम सब जानते हैं कि जो ट्रेन जो मेन प्लेटफॉर्म पे जाने वाली ट्रेन होती है, उस वो टाइम दूसरी गुड्स ट्रेन या कोई आ जाता है तो उसको लूपिंग लाइन में खड़ा किया जाता है, पर उसका सिग्नल कोई रनिंग ट्रेन को नहीं दिया जाता है। ये कैसे दिया गया फिर विड्रॉ किया गया, वो टाइम मैनुअल एरर की ही बात आ रही थी। अभी उसके पीछे कॉन्स्पिरेसी थियरी की बात आई, वो बात भी आई कि ममता बनर्जी की इसके पीछे है या कोई कॉन्स्पिरेसी है, क्योंकि उन्होंने कोई रेलवे ऑफिसर का चेक या इसको कुछ रिकॉर्ड किया और वो बोले कि ये मैनुअल एरर है और ये सब। तो मैनुअल एरर की बात थी कि इंटरलॉकिंग सिस्टम जो है रेलवे का, ऐसे तो हमने सुना था कि हमारे रेलवे की सिस्टम में कभी वो पॉसिबल नहीं है कि एक ट्रैक पे 2 ट्रेन आ जाए। ये हमने सुना था पहले कि हमारे इंडियन रेलवे इतना तो कैपेबल है कि इतना अरेंजमेंट किया है। तो अभी ये तो आ भी गया, लूपिन लाइन में आ गया, वो भी एकदम सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग है। तो किसने सिग्नल को विड्रॉ किया वो बात भी है, पर ये इंक्वायरी को शायद डाइवर्ट कर रहे हैं, मैनुअल एरर को ये करने का, उसके बदले कॉन्स्पिरेसी थियरी की बात ये कर रहे हैं। तो ये पोस्ट वैकेंट है, फंड का क्रंच है कि नहीं वो कहना मुश्किल है, फंड डाइवर्ट हो जाते हैं। और इंडियन गवर्नमेंट का जो अभी प्रायोरिटी हो गया है कि एलिट क्लास की ट्रेन का, और दूसरा है कि हमारे ट्रेन में जो सीट की कैपेसिटी है उससे 25% ज़्यादा पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं। ये जो टीवी में डिस्कशन में आ रहा था कि इतने लोग ट्रेन में होंगे, 1700 और समथिंग सीट्स का जो अलॉटमेंट, कि ये जो स्लीपर क्लास है उसमें 500 लोग बैठ सकते हैं, ये सेकंड एसी का तो इतना, थर्ड एसी का तो इतना, वो काउंटिंग करके बता रहे हैं। पर हमें पता है कि स्लीपर क्लास का जो स्टैटिस्टिक्स दिया है उससे जस्ट डबल ही हमारे ट्रेनों में लोग जाते हैं। और ये भी हमें पता है कि वेट लिस्ट टिकट लेके रिजर्वेशन वाले डिब्बे में भी लोग ये करते हैं। तो ये जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन से कहीं गुना ज़्यादा, शायद डेथ टोल भी ज़्यादा है, और जो इंजर्ड है वो भी बहुत बड़ी मात्रा है, 288 जो मारे गए और 900 लोग इंजर्ड हैं। पर सबका मानना है कि ये ज़्यादा हो सकता है स्टैटिस्टिकली, बहुत लोग ज़्यादा ही इसमें इंजर्ड है और बहुत इससे भी ज़्यादा लोग मारे गए हैं। फिर वो बोले कि नहीं, दो बार काउंटिंग हो गया था डेड बॉडी का, और ऐसा भी क्लैरिफिकेशन आया। समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है। जो हैंडलिंग हुआ डेड बॉडीज़ का वो भी बहुत ही इनडिसेंट, मतलब इनह्यूमन वे में हुआ, उसका भी क्रिटिसिज्म हुआ। पर ये टोटल फेलियर था क्योंकि ये 3 ट्रेन का ये हो गया। पहले बोले रेलवे का, जब पहले न्यूज़ फ्लैश हुआ तो बोले कि नहीं, 2 ट्रेन आपस में टकराई नहीं है, वो सिर्फ डिरेलमेंट, बात पहले न्यूज़ आया था डिरेलमेंट का, फिर बोले कि नहीं टकराई, ये हुआ वो हुआ। तो ये शायद ऐसा जो इंसिडेंट हुआ, एक्सीडेंट, वो बहुत भयंकर है। पर रेलवे में एक्सीडेंट होते जा रहे हैं। आज जो न्यूज़ आए हैं वो उड़ीसा के ही है, बहुत अजीब न्यूज़ है। पर न्यूज़ आए तो बात सही भी है कि 9 मजदूर काम कर रहे थे और वो बारिश और साइक्लोनिक वेदर के कारण वो लोग गुड्स ट्रेन जो खड़ी थी, जिसको इंजन नहीं लगा था, जिसका कोई इंजन नहीं था, वो ट्रेन के नीचे वो लोगों ने शेल्टर लेने की कोशिश किया कि बहुत तेज़ बारिश और हवा चल रही है, और वो ट्रेन अचानक चलने लगी अपने आप, और वो 6 लोग मारे गए और 3 लोग हॉस्पिटल में हैं। वो कैसे हो सकता है पता नहीं है। उड़ीसा में कंटिन्यूसली 2-3 एक्सीडेंट है, इसके बाद भी न्यूज़ आए कि, मतलब उड़ीसा तो अभी हमें दिख रहा है इसलिए उड़ीसा के न्यूज़ आते हैं तो ज़्यादा ही होता है, और भी एक्सीडेंट काफ़ी जगह पे हुए। एनुअली
10 साल में काफ़ी एक्सीडेंट हो रहे हैं रेलवे के, 700 से ज़्यादा ये लास्ट डिकेड में, और उससे पहले भी ज़्यादा एक्सीडेंट हुए हैं। छोटे मोटे एक्सीडेंट को हम भूल भी जाते हैं, काउंट भी नहीं करते हैं, पर ये जो है बहुत बड़ा एक्सीडेंट है। और सबसे बुरी बात मतलब जो मुझे लगता है कि कॉन्स्पिरेसी थियरी ये करके पूरा जो डिस्कशन है उसको डाइवर्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैनुअल एरर जो है उसको एक्सेप्ट करने के लिए ना रेल मंत्री तैयार है। ड्राइवर ने कोई गलती नहीं किया, वो उनको भी क्लीन चिट दे दिया उनका। और फिर तो ये सिग्नल किसने विड्रॉ किया? अगर दिया गया सिग्नल, इंटरलॉकिंग सिस्टम की जो बात है, तो इसमें कौन जिम्मेवार है? और ये सीबीआई को क्यों इंक्वायरी दिया गया? वो भी बात है। रेलवे खुद उनकी टीम ही कर सकती थी, रेलवे ऑफिसर्स की। काफ़ी इंटरव्यू जो टीवी चैनल में आए, काफ़ी रिटायर्ड जनरल मैनेजर कैटेगरी के लोगों ने बहुत सारी बातें बताई कि ऐसा संभव है ही नहीं कि एक ट्रैक पे 2 ट्रेन आ जाए, तो ये कुछ बड़ी गड़बड़ है और उसे मैनुअल एरर ही है। पर अभी बात डाइवर्ट हो रही है, और सीएजी ने ऑलरेडी वार्निंग दिया था कि भारत के रेलवे के 80% एक्सीडेंट डिरेलमेंट से हो रहे हैं, और ट्रैक का मेंटेनेंस ठीक से नहीं होना। और रेलवे का जो मैंने बोला कि ये मेंटेनेंस के लिए पूरा एजेंसी है, उसमें भी डिवीज़न है कि ट्रैक को मेंटेन कैसे करना, सिग्नलिंग को कैसे मेंटेन करके, उसके 4 डिवीज़न हैं। ऐसे अरेंजमेंट तो बहुत बढ़िया है, किया गया है, पर उसको इम्प्लीमेंट करने वाले लोग नहीं होने से कैसे होगा? लोग नहीं है। 1,82,000 सीट खाली है, पोस्ट वैकेंट है, और ये तो पुराना शायद उनका होगा जो वर्कलोड। अभी तो और ट्रेन चल रही है, और ट्रेन चल रही है। और दूसरा है कि प्राइवेटाइजेशन की बात, जो एंगुलरिटी अभी नहीं डिस्कशन में है, पर रेलवे का प्राइवेटाइजेशन भी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। जो दूसरे दिन ही एक एक्सीडेंट हुआ उड़ीसा में ही, वो बोले कि वो इंडियन रेलवे की लाइन नहीं थी, वो प्राइवेट रेल लाइन पे एक्सीडेंट हुआ था। मतलब वो पहले तो रेलवे की थी, अभी प्राइवेट हो गई है, तो इसलिए वो एक्सीडेंट रेलवे का नहीं गिना जाएगा, मतलब वो आर्ग्यूमेंट था। पर ये रेलवे का प्राइवेटाइजेशन, ये आउटसोर्सिंग, हमें सबको पता है कि ये सफाई को लेके जो पूरा खाना पीना देना, ये सब जो है इंक्लूडिंग लॉन्ड्री और ये सब आउटसोर्सिंग कर दिया है। आईआरसीटीसी कंपनी बनाया है इंडियन रेलवे ने, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, पर फिर वो आउटसोर्सिंग का थ्रू काम करवा रहे हैं, तो कैसे पकड़ कैसे सकते हैं हम लोगों को? पहले तो रेलवे का स्टाफ ही सब कुछ करता था। पेंट्री कार इंडियन रेलवे खुद चलाती थी, अभी पेंट्री कार को आउटसोर्सिंग कर दिया है। तो क्वालिटी को लेके, और उनके कॉन्ट्रैक्टर बदलते रहते हैं। हम जब काफ़ी लंबा ट्रैवल करते हैं तो पूछते रहते हैं कि किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया, उसके आधार पे उसका मेनू भी बदलता है, उसकी आइटम की क्वालिटी भी बदलती है। ये सब हमें पता है। ये भी पता है कि अभी रेलवे प्लेटफॉर्मों पे जो खाना पीना सामग्री का, उसका भी ऑक्शन तो पहले भी होता था, अभी ज़्यादा ही रेट पे ऑक्शनिंग और ये सब हो रहा है। और अभी जो रेलवे ने बोला कि हम एकदम उसका पूरा गार्ड करेंगे, सर्वेलेंस में रखेंगे। उसमें सर्वेलेंस में क्या बात है कि जो प्राइवेट है वेंडर, छोटे मोटे बेचारे जो लोग कमा रहे हैं, महिला लोग भी उसमें काफ़ी संख्या में है, उनको एंट्री बंद कर देंगे। जैसे वो लोग ये कर रहे हैं, मतलब कॉन्स्पिरेसी थियरी में आफ्टर ऑल मतलब कौन जिम्मेवार थे? ये लोगों ने कुछ गड़बड़ किया, या उन्होंने किसी के साथ मिलके कॉन्स्पिरेसी किया, या वो इंस्ट्रूमेंट हुए, ऐसी लास्ट में ये जो बात आती है। तो ये जो एस्पेक्ट है, मतलब पूरा डाइवर्ट कर देने का, कि रेलवे की मिस्टेक को ये नहीं करना। काफ़ी लोगों ने रेजिग्नेशन की बात की कि रेजिग्नेशन देना चाहिए। पास में काफ़ी रेलवे मिनिस्टर ने रेजिग्नेशन दिए भी है, इसलिए वो बात भी आई। तो फिर बात हमारे प्रधानमंत्री जो पहले रह चुके हैं देवगौड़ा जी, उन्होंने बोला कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं, बेचारे वैष्णव जी तो कब का मतलब ड्यूटी पे थे। और आप देखिए बहुत सारे वीडियो रिलीज़ हुए, मतलब ऐसे, मतलब पब्लिक रिलेशन एक्सरसाइज ज़्यादा हुई, लोगों को हेल्प करने का और लोगों के लिए रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन से ज़्यादा अटेंशन। और ये जो फ्लाइट के भाव बढ़ गए, रेलवे का पूरा रूट बंद हो गया, लोग कैसे जाएंगे? इसलिए डेड बॉडी का आइडेंटिफिकेशन अभी भी 100 डेड बॉडीज़ का नहीं हुआ है, लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं, कैसे करेंगे? क्योंकि वो ट्रैक बंद था, अभी शुरू हुआ फिर से,
तो ये जो इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है तो रेलवे को जो करना चाहिए, आज उन्होंने बड़ी एडवर्टाइजमेंट दी है कि आप ये साइट पे जाके फोटोग्राफ्स और ये सब देख सकते हैं और आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पर इतने लोग हमारे आम जनता कहाँ इक्विप है कि वो कर पाए। तो उसके बदले रेलवे स्टेशन पे वो सुविधा देने का अनाउंस करना चाहिए था कि अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पे जाइए और वहाँ एक हमने हेल्प सेल खोला है, वहाँ आप इंक्वायरी कर सकते हैं। उसके बदले एक एडवर्टाइजमेंट दे दिया और वेबसाइट का नाम दे दिया और आप वहाँ विजिट करके देख लीजिए। मतलब हमने तो कर दिया, अभी आपका जिम्मेवार। ये जो अप्रोच है कि इट इज़ नॉट अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो ये पूरा स्टेट के गवर्नेंस का जो अप्रोच है, ये गवर्नेंस पे सवाल है कि हमारा कोई जिम्मेवारी नहीं है, आप लोग अपना तकलीफ झेलिए और आप खुद रास्ता निकालिए। फ्लाइट के फेयर नहीं कम हुए, काफ़ी बार एविएशन मिनिस्टर ने अपील भी किया। अपील क्यों करोगे आप, उसको तो ये करोगे कि इससे ज़्यादा पैसे नहीं होगा, आप एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस को काम पे लगाओ, क्या करने का, मिलिट्री के इसको लाओ, हेलीकॉप्टर और उसको लाओ, वो सब कर सकती है गवर्नमेंट। वो कुछ भी नहीं किया। जो इमरजेंसी लग रही है और इतना बड़ा हादसा है, तो स्टेट मशीनरी को जैसे काम करना चाहिए, ऐसा दिखा नहीं। उड़ीसा गवर्नमेंट का बता रहे हैं, वो उड़ीसा गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी बेचारे बार बार इंटरव्यू दे रहे हैं, पर वो क्या करेंगे, वो तो रेलवे के ऑफिसर नहीं है ना, इज नॉट द अथॉरिटी ऑफ, मतलब रेलवे वाला उनकी बात नहीं सुनेंगे। वो तो चीफ सेक्रेटरी ऑफ उड़ीसा स्टेट वो बार बार बोल रहे हैं कि वी आर ट्राइंग। और हॉस्पिटल वालों ने जो बात बताई कि इट वाज अनएक्सपेक्टेड, इतने सारे पेशेंट आ जाएंगे, हमारे पास बेड भी नहीं, स्ट्रेचर भी नहीं, हम कैसे सबको ये करें। और रिमोट एरिया है, हम जानते हैं भुवनेश्वर जो रतबे ने बताया इतना दूर है, तो कैसे होगा, कटक भी दूर है, हॉस्पिटल नहीं है ऐसा नहीं, पर रेलवे की हॉस्पिटल कहाँ है। एक टाइम पे रेलवे की हॉस्पिटलें होती थी, मुझे लगता है कि आफ्टर 2000 रेलवे की हॉस्पिटल कहीं आप देखने को नहीं मिलेगा। पहले रेलवे की अपनी हॉस्पिटलें होती थी, तो क्यों नहीं है भाई, आप वंदे भारत चला रहे, तो आप तो हॉस्पिटल ऑन मतलब ट्रैक कर सकते हैं, व्हील कर सकते हैं, वो क्यों नहीं गया हॉस्पिटल ऐसा। आपके पास क्यों डिवीज़न में फैसिलिटी नहीं है कि ऐसा एक्सीडेंट हो जाए तो पूरा ट्रेन जाएगा हॉस्पिटल के रूप में, वो सब कर सकते हैं हम लोग। पर ये जो कंसेप्ट है, ये गवर्नेंस का जो लेकुना है, और गवर्नेंस में इतना ये शॉर्टकमिंग, उसके बदले इसको एक्यूज़ करो, उसको एक्यूज़ करो, एक कॉन्स्पिरेसी है, वो है, हम लोगों ने तो ठीक किया, उसमें ज़्यादा फंस गए। तो ये बात रेलवे की है। दूसरी जो बात मैं ऐसे सब्जेक्ट बदल रहा है, फिर भी लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था रेसलर्स का मूवमेंट को लेके, उसमें जो एक बात आई है, आप सब लोग जानते हैं कि रेसलर्स मूवमेंट में अभी पॉज किया है वो लोगों ने, और हम सब सोच रहे थे कि अभी अरेस्ट हो ही जाएंगे, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा का 1 जून से 5 जून का ऐलान था और 9 जून का उनका खाप पंचायत भी था, और कल तक 5 तारीख तक ब्रिजभूषण के एफईजी जलाए गए, और ये सब काफ़ी देश में, हम यहाँ नहीं करे प्रोग्राम इतना, पर पूरे देश में बड़े पैमाने पे प्रोग्राम हुआ है। और अभी जो पॉज आया है मूवमेंट में, वो थोड़ी हमारे लिए, क्योंकि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, तो हमारे लिए चिंता की बात है। और दूसरी बात है कि जो माइनर गर्ल ने अपना स्टेटमेंट फिर से लिखवाया है, फिर भी लीगली तो 164 का जो स्टेटमेंट है उसको आप पे नहीं कर सकते, वो बात भी है। पर उसके बीच फेक न्यूज़ भी बहुत चले कि ये लोगों ने विड्रॉ कर लिया, ये लोग ये कर रहे हैं, ऐसे फेक न्यूज़ बहुत चले। अच्छा हुआ कि रेसलर्स ने आके बताया कि नहीं, ये सब फेक न्यूज़ है और हम लोग पीछे नहीं हटे हैं। वो भी बात आपको बताओगे कि ये रेसलर्स सब रेलवे के एम्प्लॉइज़ हैं, ये रेलवेज़ के एम्प्लॉई है। तो हमारे तीनों, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया लोग, और रेलवे ने उनको मई 27 को नोटिस दिया था कि आप अपना नौकरी रिज्यूम करो। ये बात बाद में आया कि उनको रेलवे ने थ्रेट दिया था कि आप नहीं ज्वाइन करोगे, और उसको हम थ्रेट बोले, पर उनके लिए सिंपल है कि वो तो मैकेनिज़्म होता है एम्प्लॉई और एम्प्लॉय रिलेशनशिप में कि आप नौकरी रिज्यूम नहीं करते हैं तो वो नोटिस आपको मिलता है। पर वो डिटेल अभी आया, इंडियन एक्सप्रेस ने वो डिटेल दिया था, दूसरे अखबारों ने इतना डिटेल नहीं दिया है। पर ये रेसलर्स मूवमेंट में पॉज जो है,
हमें डर है कि वो मूवमेंट में पॉज के बदले वो विड्रॉल में ना चला जाए। वो हम सब ने सपोर्ट में सिग्नेचर किया था यहाँ भी, तो हम सब उसके लिए कंसर्न है। ये बात मेरा पूरा करके पीछे बच्चू भाई कुछ बताना चाहते हैं। भाविक भाई હિન્દીમાં ગુજરાતી ચાલશે ને? ગુજરાતીમાં હિન્દી કે હિન્દીમાં ગુજરાતી જ છે હજુ. પૂરી થઈ એટલે મારે આશા તમે બધા જાણતા છો મોટાભાગના ઇન્ટેલિજન્સ ઓફ મોર દેન જવાહરલાલ નહેરુ વડાપ્રધાન, લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી રેલવે પ્રધાન, એક આવો હાદસા થયો, રાજીનામું ધરીથી તમે નરવા કરે, મારી જ જવાબદારી છે, બીજા કોઈની નથી. આ માણસો હોય ત્યારે દેશમાં એનો પડઘો પડે સાહેબ. ચાવવાના જુદા, બતાવવાના જુદા, ઢોંઢીઓ કશું થવાનું નથી. આ બધી વાતો સત્યથી શોભતી છે અને એમને ભાવતો મળશે. આપણું કોણ શું તોડી લેવાનું, આ ચાલે છે. इसमें तो रेलवे मिनिस्टर को बाकायदा हीरो बताया गया। हीरो बनाया गया, हाँ, हीरो विचारो साहब, बोगीज के नीचे से निकल रहे अलग अलग वंदे मातरम और इसका सेरेमनी था। फिर रेलवे मास्टर उसको फिर पोलराइज करने की कोशिश करी कि स्टेशन मास्टर जो है वो करने का ध्यान माइनॉरिटी का था। फिर पास में मस्जिद की वजह से ये हुआ। मस्जिद और हाँ, कि मोहम्मद उसको- शरीफ, वो स्टेशन मास्टर मोहम्मद यानी शरीफ इस नाम तरह था। से यानी पूरे उसको यानी लोगों के सेंटिमेंट्स को जो है कि वो जो एक तो दुख में लोग कि इतने सारे लोग मर गए, इतना बड़ा हादसा हुआ, उसको जो है जो बाकायदा एक कॉम्युनल रंग देने की जो कोशिश है, वो बहुत दुख की बात है। और रेलवे मिनिस्टर ठीक है, यानी वो फॉरेन कम से कम के वो उसको काम लोगों को काम करने दिया जाता। मेन काम ये हो कि लोगों को काम करने नहीं दिया रेलवे मिनिस्टर ने। वो अपनी फोटोग्राफी और अपनी जो हीरोगिरी दिखाने में जो उनका स्टाफ जो था उनके साथ लगा रहा, और जो काम होना चाहिए था जिसके पीछे से वो होना चाहिए वो नहीं हो पाया। ये बात हाँ नमस्कार। ये रेलवे जो एक्सीडेंट हुआ है वो ट्रेजेडी है। पहले तो मालूम ही नहीं पड़ा कि क्या हुआ क्या नहीं। हिंदू पेपर भी ऐसा बोलता है, पर यशवंतपुर वाली पहले ट्रेन डिरेल हुई, उसके बाद ये कोरोमंडल डिरेल हुई है, वो मालगाड़ी अच्छा है। हिंदू पेपर वो कितना प्रेस्टिजियस पेपर है, हिंदू पेपर ने ऐसा रिपोर्ट किया। हकीकत में मालगाड़ी पे कोरोमंडल चढ़ गए। अब ये सिग्नलिंग का सिस्टम रेलवे का इतना अच्छा है, अगर सिग्नल फेल होता है तो जो डिवीजन चल रहा है, जिस डिवीजन में ये सिग्नल फेल हो रहा है सभी गाड़ी रुक जाएंगी। अगर सिग्नल फेल हो रहा है ना तो सब जगह लाल सिग्नल हो जाए। ये ऐसा ही सिस्टम है इनका। पहला ग्रीन दिया, फिर कैसे करके लाल हो गया। मान जब लाल होता, अगर लाल होता तो वो सभी गाड़ी पे लाल हो जाता, सभी लाइन रेलवे लाइन पे लाल हो जाता, वो डिवीजन पर्टिकुलर डिवीजन। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो ड्राइवर भी मर गया है। ड्राइवर ने डाइंग लिटरेशन में एक ही वाक्य बोला कि भाई मेरा ग्रीन सिग्नल था, कोरोमंडल के ड्राइवर ने। उसके बाद बेहोश हो गया, कोमा में चला गया, मर गया। नहीं। अच्छा, इसमें ये गाड़ी पहले लूप लाइन में चढ़ गई, कोरोमंडल माल गाड़ी पर चढ़ गई। उसी टाइम सेम दोनों गाड़ी एक ही जगह पे आई है बाजार पे। और जब वो गाड़ी माल गाड़ी पर चढ़ गई तो वो तो गाड़ी एकदम स्पीड थी, इंजन में चढ़ गया, पीछे के डिब्बे डिरेल हुए। उधर से वो गाड़ी फुल स्पीड, वो भी 115 की स्पीड में जा रही थी, तो उसके पीछे के 2 डिब्बे और कोरोमंडल के पीछे के 2 डिब्बे, ये 4 डिब्बे एक के ऊपर दूसरे आ गए। अच्छा, और वो 4 डिब्बे जनरल क्लास थे, यानी डेट तो उससे भी ज़्यादा होना चाहिए। ये 4 डिब्बे उसके भी जनरल क्लास थे, और ये यशवंतपुर वाली गाड़ी के 2 डिब्बे जनरल क्लास थे, यानी 4 डिब्बे जनरल क्लास के पूरे क्लास हो गए। और कोरोमंडल के एसी के कहीं 12 डिब्बे गए और 2 जनरल के गए, 14 डिब्बे कोरोमंडल के गए। अच्छा, अब ये भाई साहब बता मोहम्मद को सही बात है। पहले ये भाजपा वालों ने ये किया था, वो मस्जिद है, शुक्रवार का दिन है और ये कॉन्स्पायरेसी हुई है। लेकिन फिर जब देखा तो वो मंदिर निकला। इस्कॉन मंदिर। और फिर वो स्टेशन मास्टर का नाम भी दे दिया, मोहम्मद शरीफ के मोहम्मद शमीम, ऐसा कोई नाम भी दे दिया। वो हकीकत में मिश्रा है। तो वो पूरा उसने वो डिलीट कर दिया। अच्छा, रेलवे ये पूरा ये मैनुअली डिफॉल्ट है। पहली नज़र से जो मीनाक्षी मैंने बताया कि वो जो लूप लाइन में कैसे गाड़ी चली गई, वो पूरा मैकेनिज्म ही फेल हो गया। वो पूरा क्लियर बात है, मैकेनिज्म फेल हुआ या स्टेशन मास्टर के हाथ में होता है बटन, ये लूप लाइन में जाने का, सिग्नलिंग देने का, टाटा के वो स्टेशन मास्टर होता है। लेकिन रेलवे यूनियन ने उसको धमकी, वो उन्होंने प्रोटेस्ट की धमकी दे दी। इन्होंने बोला कि हम एक्शन लेंगे। तो ये धमकी के कारण
वो सीबीआई को तपास दे रही है। अब सीबीआई तपास करती नहीं, कुछ होने वाला नहीं है। 2016 में भी एक्सीडेंट हुआ था कानपुर में, फिर दमोह में हुआ, उसकी भी जांच है सीबीआई कर रही है, एनआईए कर रही है। आज तक रिपोर्ट नहीं है। रेलवे खुद अपनी एजेंसी लगा सकते हैं जांच करने की। नहीं। लालू प्रसाद यादव ने लगाया था, रेलवे खुद एजेंसी तपास करती थी। टेक्निकल स्टाफ होना चाहिए इसकी इंक्वायरी में। हाँ। ये सीबीआई क्या करेगी उनके पास? सीबीआई नहीं, वो ये बात को टालने के लिए, वो क्या यूनियन ने बोला है कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसलिए वो बात को टालने की कोशिश करेंगे। और ये रेलवे की सिस्टम अच्छी है, उससे सबके सिग्नल रेड हो जाते हैं। वो डिवीजन के पर्टिकुलर जितने भी सिग्नल है सभी गाड़ी रुक जाती है। और इनके 4 रिपोर्ट उनके विरुद्ध में है, खुद सरकार इसमें जिम्मेदार है। सीएजी का रिपोर्ट है, सुरक्षा कमेटी का रिपोर्ट है, लोगों का सेफ्टी है उसका रिपोर्ट है। 3 से 4 रिपोर्ट और रेलवे के विरुद्ध में। अब सरकार इसमें खुद गुनहगार है, लेकिन सरकार अपनी गुनहगारी नहीं बताएगी। और वो ये सीबीआई को किया, सीबीआई रिपोर्ट नहीं मिली। बिहार में पूरी ट्रेन चली गई, आज तक उसकी इंक्वायरी क्या हुआ? पूरी ट्रेन नदी में गिर गई। भागलपुर में हाँ, ये बाकी ये कोई नदी में पड़ी 8-9 नदी में गिर गई पूरी ट्रेन, क्योंकि गाड़ी आई ना गिर गई, वो क्या गया आई ने क्या हुआ क्या नहीं कुछ मालूम ही नहीं पड़ा अभी तक। ब्रिज से गिर गई थी। हाँ, ब्रिज से गिर गई थी पूरी ट्रेन नदी में। આખી ટ્રેન જ બ્રિજ ઉપરથી આખી લેનર કોણ નાખી પછી નીચે ગઈ. दूसरा ये कि जो ड्राइवर था वो वर्कलोड उसके ऊपर कितना था? 15 घंटे से वो ड्यूटी कर रहा हाँ, है। 15 दिन। ड्राइवर उसके अंदर तो उसकी तो कम से 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी होनी ही नहीं 4 चाहिए। घंटे से ज्यादा नहीं है। हाँ, ये लोगों भूल का के जो है अपोजिट जाके 300 टाइम मोर वो जो है उसको वर्कलोड था उसके ऊपर। और उसकी वजह फिर दूसरा ये कि जो इन लोगों ने थोड़े दिन पहले जो ममता बनर्जी ने जो सेफ्टी के लिए मेजर्स के लिए वो बनाया था उसको इन्होंने नया रूप दे के कवच के नाम से जो करा था वो ये काम ही नहीं करा। 1400 किलोमीटर का ही सिर्फ काम हुआ है, जबकि पूरा ऑल ओवर इंडिया में ही करने की बात हो रही थी। और उसमें यही मिनिस्टर रेलवे मिनिस्टर थे कि इन्होंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से पूरा इतना बड़ा उसको किया था कि हम ये सब करेंगे और 400 मीटर से पहले ट्रेन रुक जाएगी, कोई ऐसा हादसा होगा। मगर ये सारी चीजें खाली एक प्रोपेगेंडा की सिवा कुछ नहीं। लोगों पैसा की- अलॉटमेंट नहीं हुआ है। लोगों की एक किलोमीटर का कुछ है 35 लाख रुपीस खर्च होता है। हम टोटल ओवरऑल इंडिया की वो गिने तो 64,000 रुपीस लैक्स होते हैं, 64,000 लैक्स। तो वो तो ये नहीं, इसके सामने हम देखें कि हमारे जो पैसे जो लूट के चले गए जो लोग एनपीए हुए हैं उसके सामने कुछ भी नहीं है। और ये इंडियन सिटीजन्स की सेफ्टी के लिए ये पैसा लगना चाहिए था, वो नहीं लगा। उनकी और साहब ये टिकट लेते हैं ना अपन, तो टिकट के अंदर ये सेफ्टी का पैसा इंश्योरेंस- लगता है। इंश्योरेंस और के सेफ्टी लगता है। दोनों का पैसा आता है, इंश्योरेंस का 2 रुपया के ऐसा कुछ है। 35 पैसा। हाँ, तो ये कैसा ऐसा बोल रहे हैं कि हम ये इंश्योरेंस कर रहे हैं, हम सेफ्टी कर रहे हैं। अरे उनकी दे आर रिस्पॉन्सिबल। यू आर चार्जिंग अस। हाँ, तो फिर उनको करना चाहिए, उसको कोई ख्याल नहीं कर रहे हैं। हम रेलवे की टिकट लेते हैं उसमें पैसा देते ही है, इसमें ये गलत कर रहे हैं साहब रेलवे वाले। और ये क्या उसका फोटो कितना आता है वो ट्रेन के नीचे उसके वो हाँ। रेलवे मिनिस्टर और वो क्या वो पारी होती है ना ऐसी, उसके ऊपर बैठ के हाँ हाँ कितना मेहनत करता है कितना क्या करता है। अरे वो फोटो सेशन कर रहा है, वो प्योरली फोटो सेशन कर रहा આ है। શું થયું કોવિડની જે શરૂઆત થઈ ને એટલે સ્મશાન ઉપર તમે લાઈન લગાવો તો 72 કલાક તમારો નંબર લાગે એવી પરિસ્થિતિ અત્યારે થઈ ગયા. કોઈનો હાથ મળતો નથી, કોઈનું માથું મળતું નથી, કોઈનો પગ મળતા નથી. આ કઈ બધી એક રીત કહેવાય તમે. અને બીજું તમે જુઓ છેલ્લા 15-20 વર્ષથી ભારત દેશની અંદર જે બનાવ બની રહ્યા છે, જો સરકાર આ બાબતમાં કડક નહીં થાય, આપણે ફોરેન દુબઈ જેવો કંઈક અંશો એનો 25% ઉપયોગ કરો ને તો બધું બંધ થઈ જાય. આજે કોકના કકડા કરીને તમે કોથળા કરીને ફેંક્યા હો, આ શું છે બધું? એનો કંઈક નિયમો તો લાવો. આજે કોઈ છોકરીને લઈ જાય, કોઈને કોઈનો અપમાન કરી જાય. આખો ઘણા આજના સભામાં જ 1,48,000 બાળકો દર વર્ષે ગુમ થાય છે હોસ્પિટલમાંથી. આ કયા પ્રકારનું? આ બાજુ બાળકને સ્તનપાન કરાવતું હોય અને કલાક પછી બાળક જ ના હોય. આવી હોસ્પિટલો હોય અને તે મોટે ભાગે મોટે હે કૂતરા સેફટી માટે કૂતરા આ ફોટો આવ્યો છે કે કૂતરાઓને રાખ્યા છે। સેફટી માટે એ દિન છે
તમારો પ્રેમ ગમે તેવો હોય પણ એને કકડા કરવાનો હોય, છોકરો હોય કે છોકરી અત્યાર હોય. સુધી તો બધા રેલવે આજે બોમ્બે મિનિસ્ટર રાજીનામા આપેલા છે. ત્યારે આજે છે ને અત્યાર સુધી એક બનાવ બન્યો. બધા રેલવે મિનિસ્ટર રાજીનામા આપેલા છે, કોઈ બી હોય. લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી એકવાર રાજીનામું આપ્યું, જવાહરલાલ નહેરુએ પાસ ના કર્યું. પછી બીજો એક્સિડન્ટ થયો Second time, second time. પછી બી રાજીનામું, તો બી ના પાસ કર્યું. પછી કે ના હવે તો હું નહીં કરું. પછી આખરે પાસ કર્યું. મમતા બેનર્જીએ આપ્યું, નીતિશ કુમારે આપ્યું, લાલુએ આપ્યું. પ્રભુ પણ એક્સિડન્ટ થાય તો બધા રાજીનામા આપે. એમાં આ કંઈક હું ના અપાય શાનું? તમે નૈતિક કહો, તમે જ્યારે કોઈ સારું કામ કરે ત્યારે તમે વાહવાહી કરો છો, હા અમે સારું કામ કર્યું, અમે સારું કામ કર્યું. બધા ખરાબ થાય ત્યારે તમે કે ના ભાઈ પેલા અત્યારે 1 શો ચાલે છે, બસ એક જ શો. ચાલે આજ પડે 2 કલાકે એનો એનું જ લેક્ચર આવે. અશ્વિની વ્યવસ્થાપનનું કરે અને પ્રાઇમ મિનિસ્ટર ઉદ્ઘાટનનું કરે. હા, ખરેખર રેલવે મિનિસ્ટરે કર્યું છે એની જગ્યાએ. હા, તો સાચી વાત છે. એને વિરોધ કરો છો ખરેખર તો એનું અપમાન જ કહેવાય ને. ના કે મારી કાઢી મૂકે, શું વાત કરો? એમ નહીં, શું વાત કરો? સ્વમાન હોય ને એ માણસ સ્વમાન ના હોય ને. મારું ખાતું છે ને તું કેમ દાપો છો? અરે ના કપાય, ના અપાય, નોકરી મારી કાઢી મૂકે, અરે સવાલ એ હું સ્વમાનમાં બધું જવાય. આ ભૂપેન્દ્ર પટેલને બેસાડ્યા છે. ભૂપેન્દ્ર પટેલને બેસાડ્યા જીયા જ કરવાનું હોય. હા, જીયા જ રબર સ્ટેમ્પ જ છે ને. ઉપરથી જેમ આવે એમ કહેવાનું. હા. કશું નહીં. રબર સ્ટેમ્પ જ જોવાનું. બધા રબર સ્ટેમ્પ જ છે. હા છે નહીં, એને બનાવે છે રબર સ્ટેમ્પ. તોય ને તને સહી ચાલે ને બેન, આ યાદ રાખો. એને બનાવે જ છે રબર સ્ટેમ્પ. CR પાટીલ બેન બનાવે તો કકડાવે. બની જાવ તો ધારાસભ્યોને ચીફ મિનિસ્ટર કકડાવે. બનાવે. CR પાટીલ. બોલો. તમે બની ગયા તમે બની ગયા છો એને બનાવ્યા શું Actually જે બનાવવા હોય main- તો શું બનાવ્યા? એ જ ને. તમે બધા એનો પ્રતિકાર કર્યો છે? હા ના કરો ને ભાઈ, તમે નથી આવું બનાવતા હોય. આમાં શું છે, આખા ભારતમાં એનો જુવાળ ચાલે ને કે ભાઈ આજે આપઘાતના ને આ બધા બનાવો બને છે એને કોઈ સંજોગોમાં રોકો એમ. સમજ્યા કે નહીં? અને આ તો દિવસે દિવસે વધતું જાય છે. હા, રાઈટ, હા. એટલે જે મેનિપ્યુલેશન જે છે ને, રિપોર્ટને મેનિપ્યુલેશન કરવાની જે કોશિશ કરી રહ્યા છે, એ જો મેનિપ્યુલેશન રિપોર્ટના તો પછી મેનિપ્યુલેટ કરવાની જે કોશિશ કરી રહ્યા છે એને કારણ છે કે કોઈ પણ રેલવે માટે રેલવે બહુ મોટા અને મોટા લોન લઈ રહ્યા છે. 80% લોનમાં ચાલે છે. રેવન્યુ ક્યાં જાય છે ખબર નહીં. કે જે લોનમાં ચાલે છે, લોન એસેટ ડેવલપમેન્ટ બેંક, વર્લ્ડ બેંક, એના બેંક, ફળના બેંક, ત્યાંથી લોન લેતા હોય છે. અને બુલેટ ટ્રેન એ મોટા હાથી વ્હાઇટ એલિફન્ટ છે. 1 લાખ કરોડની લોન એટલે લીધી. એ ચાલતું નથી. 1,10,000 કરોડ. 1,10,000 કરોડ. એટલે હા, એને એનું એને વ્યાજ એવરીથિંગ વ્યાજ. ગોઝ વેલ, એટલે કોઈ કાવતરું તમે बात કરી કાઢો અંડર. અને બીજું શું જોઈએ कि आप इतना लोग 3 लाख मतलब 1 लाख 3.5 लाख की बात, 3.5 लाख की नौकरी खाली है. હા 3 लाख का मतलब बोल लीजिए एक बस्ती बन जाता है. આ 15 કલાક 50,000 में एक बस्ती बनता है. 15 कलाक ड्राइविंग 25,000 भी गांव बनता है. 3 लाख में भी रेलवे टाउनशिप बन सकता है. 3 लाख का नौकरी नहीं है आपका, आप देना नहीं चाहते. एक नंबर. दूसरी नंबर है कि अगर सब ठीक है बोलेंगे, मैनुअल का प्रॉब्लम था. आपने जो सिग्नलिंग सिस्टम दिया था वो सिग्नलिंग सिस्टम ने गड़बड़ किया, वो रॉन्ग ये हुआ, तो आपका गलती है, उसको कुछ बता देंगे. और यहाँ पब्लिक कंजम्पशन और कुछ बताएंगे. बता करके तो जो बुलेट ट्रेन के जो पैसा आ रहा है, जो बाकी वंदे भारत का जो पैसा आ रहा है, जापान से आ रहा है, ये पैसा आएगा. इसको लिपक करने के लिए एक बहुत बड़ा ये चल रहा है. लेकिन तो बात है कि आपने 5 साल में रक्षा कवच की जो कवच की बात है, एक कवच के लिए जब पैसा अलॉटमेंट होता 5 साल में, जो आपको अगर स्टार्टिंग टेबल आप देखेंगे आप तो पूरा पैसा दिया ही नहीं, पूरा पैसा ही दिया नहीं दिया कवच के लिए. अलॉटमेंट होता है रेलवे, बहुत बड़ा मोटा हाथी, सब बहुत पैसा दिया जाता है उसको. रेलवे में जब भी कॉन्ट्रैक्टर बनता है वो मालामाल हो जाता है. कोई नॉट बोल्ट कभी फिटिंग करेगा ना वो करोड़पति हो जाएगा. आप जाएंगे, जब भी मैं ट्रेन में जाता हूँ ना, पहले मैं टॉयलेट जाता हूँ. टॉयलेट कैसा है, टॉयलेट का कोई ठिकाना नहीं है. उसमें वो ये नहीं होगा, क्या बोलते हैं, पानी का ठिकाना नहीं होगा, पानी का ही नहीं होगा, बिल्कुल इतना गंदा. और सबसे बड़ा गंदा लगेगा आपको, इन्फेक्शन होगा. ये बिल्कुल ये है, ये आपका टॉयलेट है. तो ये जो एक रेलवे का जो दिखाने के लिए खाली वंदे भारत का कोई भी नया ट्रेन चालू कीजिए तो अच्छा ही लगेगा आपको. भले भैंसा के साथ गाय के साथ एक्सीडेंट हो जाए, अंदर तो साफ लगेगा ही. लेकिन ये वंदे भारत को 3 साल के बाद देखिएगा इसकी हालत क्या होगा. शीट निकल गया होगा, उसका प्लास्टिक निकल गया होगा, ये चोरी हो गया होगा. कोई रेलवे RPF लोग घूमते रहते हैं, जो नीचे बैठा है उसे पैसा मांगते हैं. पैसा तो वो पैसा मांगते रहते हैं और किसको निकालते, किसको वो प्रोटेक्शन करते रहते हैं.
और उनका कोई जो काम है, मैं अभी एक ट्रेन में गया था, मैं पूरा 30 घंटे का मैं ट्रैवलिंग किया, कोई पेंट्री कार भी नहीं, कोई झाड़ू करने के लिए भी आया नहीं, सफाई करने के लिए आया भी नहीं, चाय तक भी नहीं मिलता था। 30 आवर जर्नी। तो ये वो हो रहा है अभी, मान लीजिए ये अंडर स्टाफ कैसे कर दिया आपने। अभी आप देखें किसी स्टेशन में देखेंगे, स्टेशन मास्टर का तो नौकरी होता है तो जैसे 15 घंटे की बात की, उसके 2 शिफ्ट 3 शिफ्ट होता होगा, शायद ओटी मिलता होगा उसको। कभी कभी उसका वाइफ झंडा ये करती है, वो जनरल ग्रीन झंडा वो नहीं होगा, वो वाइफ उसको झंडा लहराती है। तो ये इस तरह से होती है, स्टाफ नहीं उनका। अभी कुछ स्टेशन में जाएंगे, अब आदमी ही नहीं है, पूरा स्टेशन खाली एकदम, माने स्मशान जैसा आपको लगेगा आपको। ये स्थिति कर दिया उन लोगों ने। अभी बूढ़े लोग, मैंने काफ़ी और भी ट्रेन देखता हूँ, काफ़ी उम्र वाले लोग अभी टीटी कंडक्टर होकर काम कर रहे हैं। वो कैसे? आप तो 56 में 58 में तो रिटायरमेंट का आपका है। हाउ अबव 60 लोग अभी टीटी का कंडक्टर बन के चेक करते हो, वो टैब दिया है, देखते हो। वो कैसे? तो जो लोग नौकरी में चले गए थे उनको वापस लाके थोड़ा पैसा में काम करवा रहे हैं। हाँ, जैसे लेक्चरर का, लेक्चर को मान 2 लाख पगार मिलता था, अगर उसको 25,000 का पगार में भी बोलेगा आप 2-3 लेक्चर ले लो, आके नौकरी करता है। ऐसे ही भी काफ़ी जो आफ्टर रिटायरमेंट के बाद में एंगेजमेंट, रिटायरमेंट के बाद भी नौकरी, ये जो धंधा हो गया है, इसमें काफ़ी जो पुराने एम्प्लॉयज भी बदमाशी कर रहे हैं। अरे आपको जाना है जाओ ना भाई, आपको पेंशन तो मिल तो रहा है, नया लोग नौकरी करवाओ। तो नया नौकरी के लिए यूनियन जो मूवमेंट करना चाहिए, रेलवे यूनियन, ये लोग मूवमेंट नहीं करते हैं। पूरा उनके जो यूनियन के जो लीडर लोग जो होते हैं, सॉरी, तो वो लोग कॉन्ट्रैक्टर बन चुके हैं। अपनी भतीजा या भांजा किसी को देके कॉन्ट्रैक्ट करके उसमें वो डाल देंगे, वो सफाई में डाल देंगे या किसी में डाल देंगे। ये रेलवे आउटसोर्सिंग में ये लोग घुस गए, और अच्छा कपड़ा पहन के, वो यूनिफॉर्म पहन के, और मॉडर्न गैजेट वगैरह जो होता है ना, वो झाड़ू जैसे करते हैं, ये करते हैं। हमारा जो देसी झाड़ू वाला है वो देसी झाड़ू वाला है, अभी पूरा वो फिल्म में जैसा आते हैं ऐसे लोग को लगा दिया है। अब कोई फॉरेन जापान से कोई आएगा, देखिए हाउ आवर स्मार्ट्स, आवर ऑल स्वीपर्स आर वेरी वेरी स्मार्ट, दे आर यूजिंग लेटेस्ट गैजेट्स, डेटॉल, स्टेशन फिनाइल, दे आर यूजिंग, और टाई सब जगह में ये है। तो अच्छा ट्रेन को दिखा दीजिएगा, बाकी ट्रेन में लाइट भी नहीं है आपका। तो ये जो अंडर एम्प्लॉयमेंट जो है, काग रिपोर्ट को जो फेंका जा रहा है, आपको याद होगा 3 साल से, लास्ट 3-4 ईयर से काग रिपोर्ट का डिस्कशन अहमदाबाद में तो बहुत वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डिस्कशन होता था, लोग हॉल भर जाता था काग रिपोर्ट सुनने के लिए। अभी काग रिपोर्ट के बारे कहीं भी अभी सरकार को तो काग रिपोर्ट को पकड़ के ऐसे फेंक देता है। काग रिपोर्ट क्या है? कंट्रोलर, ये ब्रिटिश जमाने का बुदबू आता है इसमें। क्या आता है? वो कॉलोनियल स्मेल जो पार्लियामेंट में आता था, पार्लियामेंट से ब्रिटिश जमाने का स्मेल आता था, ऐसा उसमें स्मेल आता है। तो रेलवे में भी ऐसा ही स्मेल आता होगा। रेलवे तो शुरू तो अंग्रेज लोगों ने शुरू किया था अभी। तो इतना बड़ा नेटवर्क सारा देश में, इतनी में सच बिगेस्ट नेटवर्क, बिगेस्ट एम्प्लॉयर था अभी, बहुत बड़ा सा एम्प्लॉयर था। आज उसका ये वही स्टैटिस्टिक होगा तो भाभी बता पाएगा। एम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स है उनको, अंडर एम्प्लॉयमेंट, और जो भी जिनको लेते हैं उनका एक्सपीरियंस नहीं है। सिग्नलिंग जैसा पोजीशंस में रेलवे मास्टर का जो होता है, वो 15 घंटा वो काम करता है। ये 15 घंटा काम करने के लिए 1974 में रेलवे मूवमेंट हुआ था, 74 में, याद होगा आपको, जज फर्नांडिस को याद होगा। तो ये 8 घंटा का काम, 6 घंटा काम करने की बात थी। आज अगर इसको वायलेट करके जाओ ना, तुमको जाना पड़ेगा, नहीं तो तुमको सस्पेंशन, जाओ, ऐसे करेंगे तो फिर क्या आपको होगा। तो ये जो एक खाड़ा में जो एक इतनी बड़ी जो क्या बोलते हैं कि पार्लियामेंट के इतना जो अभी प्रॉब्लम क्या और हमारा क्या प्रॉब्लम, हम टॉपिक क्या रखें जिसका, अभी रेसलर का रखें, रेसलर का मूवमेंट का भी वो अभी बंद होने जा रहा है, या क्या होगा पता नहीं, या ब्रजमोहन को बचाने के लिए कोशिश हो रहा है, बाबी और रेलवे मिनिस्टर को बचाने की कोशिश हो रहा है। तो 7 दिन में 7 घटनाएं बन रहे हैं, 7 नेशनल इंटरनेशनल घटना बन रहे हैं। क्या चर्चा करे, क्या चर्चा ना करे। यूक्रेन में डैम के ऊपर बम फेंक दिया, वहाँ पानी। अब देखिए क्या क्या हो रहा है। वो अमेरिका में डेप्ट क्राइसिस, अमेरिका में जब इतना बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, मोदी जाएंगे अमेरिका में, भाषण करेंगे, जॉइंट को भाषण करेंगे। वहाँ से अभी डिफेंस पार्टनर ये अमेरिका के साथ भी बन भी रहा है और जर्मनी के साथ भी बन रहा है। वो सब कागज सोशल मीडिया में फिरता है, आ रहा है, जो अमेरिकन ने भेजा है। और इतना मशीन, इतना 300 सम मैंने आयरन, ये मशीन ऑफ जापान से, ये जर्मनी से परचेज किया जाएगा, जॉइंट पार्टनर। और अमेरिका को फॉरेन सेक्रेटरी ऐसे गले मिले, बचाओ
हमको बचाओ, तो गले ऐसे मिल रहा है, गले पड़ रहा है। गले पड़ रहा है, गले पड़ रहा है। तो आप ये जो एक घटना, इतना घटना बन रहा है यार, ये इतना आप कौन से बात पर चर्चा करेंगे, लेकिन ये नेशनल डिजास्टर है। इधर घटना जो है, भोजन बने जाएगा राहुल ने बोला ना तो चर्चा तो करनी ही चाहिए, सेंसिटिव इश्यूज पे हमको ये चर्चा तो बात करना ही है। चाहिए। राहुल को सक्सेस दिया जाइए ना, एक तो ये इनाग्रेट में हो रही है इसमें। दूसरी बात ये कि ब्रिजभूषण के मामले में दिल्ली पुलिस का रोल बहुत खराब हो रहा है। वो जो है कि 15 जून का जो डेडलाइन दिया है, वो ऐसा लग रहा है कि वो उसको वाइंड अप करेगी, समरी भर के ना के कोई उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो गया है सारा, और उसमें हमने 200 लोगों को सबके वो ली है, इन्वेस्टिगेशन किया है, उनसे अपनी जुबानी ली है, वो सब कुछ ऐसा बिल्कुल प्लॉट बनाया जा रहा है कि ये पूरा उसके खिलाफ सारे वो क्यों। और जो रेसलर्स के साथ जो बातचीत हुई उसमें भी यही हुआ, एफआईआर और अरेस्ट के अलावा दूसरे सब अपने मानने को तैयार थे, मगर इस ये 2 पॉइंट पे जो है वो मिनिस्टर ऑफ जो स्पोर्ट्स था वो भी, और अमित शाह के साथ भी जो बात हुई उसमें इन बातों पे वो चर्चा करने को तैयार नहीं थे। नहीं, वो बाकायदा एक तो वो उनको धमकी कि नौकरियों पे से निकाल देंगे, वो लड़की जो छोटी पॉस्को का केस जिसके थ्रू बन रहा था उसको बाकायदा डरा धमका के उससे केवल 164 से फिर से उससे लिखवाया गया। ये पूरे यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जिसका काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, लोगों के विश्वास बनाए रखना और ये करना, उसके सामने ये लोगों को डराने का, धमकाने का ये काम कर रही है। ये बहुत, तो इसीलिए कम से कम चर्चा तो होनी चाहिए, लोगों के बीच में जाना चाहिए कि दो देश कहाँ जा रहा है, और हमको देश के जो हालात हैं वो बदलने के लिए हमको ही आगे आना पड़ेगा और हमको अपना रोल अदा करना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है कि चर्चा को हमको करते रहना पड़ेगा। तो एक्चुअली बीजेपी अगर सोच रहा है कि ये सब करके वो लिपापोती करके वो लोग पावर में आ जाएंगे, ओके आ सकते हैं, अगर लोग चाहते तो आएंगे, लेकिन क्या ये सब करने के बाद के लोग इनको प्रति विश्वास रहेगा, खुद का लोग का विश्वास रहेगा? बीजेपी के जो खुद के जो मेंबर जो वो कैसे डिफेंड करेंगे अपने आप? हाउ दे विल डिफेंड? अभी आप ये रेसलर को, बहनों को डराओगे, रेलवे का जो बात बोलेगे उसको डराओगे, और भी आप इसको, तो ये बोलने वाले पार्लियामेंट में जा रहे हो आप इसके बारे में डराओगे, कोई भी कुछ नहीं बोल पाएगा डरा। तो क्या बीजेपी के लोग भी क्या ये आज तो रेसलर वाले तो बीजेपी के ही तो थे ना, ठीक है आप उनको मान लोगे, आप बीजेपी के थे, आप उनको एडजस्ट कर लोगे, लेकिन क्या आप अगर ईवीएम अगर न्यूट्रल हो गया, अगर मान को ईवीएम साहब जो है वो न्यूट्रल हो गया, क्या आप जीत पाओगे? आप कैन यू कम टू पावर? हो पाएगा? ये अगर इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए अगर ये सब हो रहा है तो बाद में आई डोंट थिंक कि ये लोग उनके साथ रहेंगे। कभी हुआ नहीं, कभी हो नहीं सकता है। ये इतनी मत होकर पावर का जो बोलते जो मत हाथी जैसे होता है वो करके जिस तरह से अगर जगन्नाथ ऑफ डेथ जो ये चला रहे हैं, ये नहीं चलेगा। अभी सुप्रीम कोर्ट जो है तो बोले भाई ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, पर इतना तक उसकी कोई भी जजमेंट कोई भी तक भी ये नहीं हो रहा है। इतना बड़ा बात मणिपुर में बोल दिया और बोलने के बाद इतना बड़ा हादसा हो रहा है और उसको 2 डिवीजन करने की बात भी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये गलत बात है, गलत बात करने के बाद वो जज के सामने क्या पकड़ा लिया गया? लगा जाए क्या हुआ? अभी अमित शाह जाके आए तो क्या तो अलग स्टेट बनेगा, मैतेई का अलग स्टेट बनेगा, तो मैतेई को एसटी स्टेटस देंगे आप? तो ये सारे जो चीज हो रहा है देश में, जो चल रहा है सारे चीज को रियली अभी सिटीजन्स के लिए ये एक टाइम, तो अभी जो सिटीजन थोड़ा अभी ठंडे हो रहे हैं, वो सिटीजन को गर्म होने के वो आप बात नहीं कर रहे हैं, सिटीजन के अपनी अपनी ढंग से ही हमें इसको रिस्पॉन्स करना बहुत जरूरी हो गया है। नहीं तो देश को बचाना मुश्किल है। सर्वोपरि देश अगर है, सर्वोपरि सबसे बड़ा तो देश ही हो सकता है, 10 और देश को, तो इसीलिए सिटीजन्स का इनिशिएटिव जो है वगैरह, ये तो हम चर्चा भी हम कर रहे हैं। लेकिन आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम गुजरात में किसी चीज़ का पुलिस परमिशन नहीं मिलता है, आप कुछ भी नहीं कर सकते, नो परमिशन करना है तो यू शुड बी रेडी टू गो टू द पुलिस स्टेशन, और पुलिस स्टेशन जाओगे तो 3 दिन का तो आपको तो रहेगा, क्या होगा पता भी नहीं। आजकल बेल का बात है, घर में भी डरते भी हैं, बेलर भी नहीं मिलता है, वकील भी नहीं मिलता है, कभी लोकल वकील साहस करके भी नहीं आते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हो गए हैं सब। इसीलिए सिटीजन्स का खाली मरमरिंग नहीं, शायद सोदी थोड़ा ऐसा बोले कि थोड़ा सब कुछ सुनाई दे। इसलिए रेलवे एक्सीडेंट भी एक प्रकार का वेकअप कॉल जैसा है। ये खाली यहाँ एक खाली हुआ नहीं, तो ये आने वाले दिनों में और भी कितने एक्सीडेंट होंगे ये कहना मुश्किल है। अगर ये कि एक चीज़ रहेगा तो आने वाले दिन में कौन हमारा जा रहा है, किसका क्या सुनेंगे हम,
ये बहुत ही बहुत डरने वाली बात है। एक्सीडेंट्स कैन हैपन एनी टाइम। ये चीज़ है। इसके अलावा यही है कि हम जो ये चीज़ जिस तरह से पोलराइजेशन और जो ध्रुवीकरण की चीज़ें हो रही हैं, लोगों में नफरत फैलाई जा रही है, उसका एक नतीजा है कि हम जब लोगों के बीच में रहे तो आज वही वसंत ऋतु की तहजीब जो है सरकार भी करने को अभी प्लेस वगैरह हो रहे, स्ट्रीट प्ले वगैरह कर रहे हैं, करते रहेंगे तो कुछ ना कुछ इसके जरिए भी कोई पॉजिटिव मैसेज जाएगा, मैं समझता हूँ। एक बहुत अभी ध्यानाकर्षण चीज़ ये बनी है कि अच्छा, बसंत में प्ले कर रहे हैं? हाँ, कल मॉर्निंग पूरा अभी पुलिस की तरफ से हो रहा है। आप पुलिस का? अच्छा, हाँ, कल जमालपुर दरवाजे के पास हुआ था। रथ यात्रा के हिसाब से करें ना सब। रथ यात्रा की वजह। अभी जो देवभूमि जो उत्तराखंड में जो एक मामला सीरियस में आया है कि मुस्लिम दुकानदारों को और रेकड़ी लगाने वालों को बाकायदा बोर्ड लगा के वो किया गया है कि जिहादी है और आप लोग जो है कि खाली कर दो, 15 तारीख से पहले जो हमारे वहाँ वो होगी, और इस तरह की चीज़ें वहाँ हो रही हैं जो यानी बिल्कुल कानून के वो है सरकार, और फिर सरकार की तरफ से बुलडोजिंग कम से कम 3000 जो है श्राइन जो दरगाह कब्र वगैरह जो पुराने लोगों की वो वहाँ डिस्ट्रॉय करी गई है। बाकायदा उसको वो किया गया कि भाई उनके नीचे से कुछ निकल नहीं रहा है, हड्डी नहीं निकल रही है, कुछ अवशेष नहीं है, तो ये ऐसी झूठी बनाई गई थी। ठीक है, वो चीज़ें वो ये जो इंसानों के बीच में नफरत फैलाने का जो काम हो रहा है और जो कि लोगों का राइट है, अगर कोई गलत है तो उसको ठीक है कि उसको कानूनी तौर से करे, मगर लोग धमकियाँ दे रहे हैं। सरकार कोई पुलिस के थ्रू के सिस्टम के थ्रू कोई बात होती कोई इलीगल है तो उसको किया जाए। लोग दुकान किराए पे नहीं दे रहे हैं, उनको ये कहा कि अगर ये कुछ करेंगे तो इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी। बनाव ये बना था कि एक लड़का, 2 लड़के थे, उबैद और जितेंद्र, ये दोनों मिलकर किसी लड़की को लेके अपहरण कराते कि कुछ बना था, तो वो कानूनी मसला था, उसको उस तरह से कानून की तरह से लेना चाहिए था। जो सजा उन्होंने कुछ गुनाह किया है, अपहरण का केस है, तो उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए, और उसको पूरी तरह से इस तरह करके अब जो रोजी रोजगार को नुकसान पहुंचाए। रोजी रोजगार तो ठीक, लोगों के अंदर भय हो कि लोग घर खाली करके चले गए वहाँ, बहुत कम लोग रहते हैं वहाँ, मगर वो लोग घर खाली करके चले गए, दुकानें तो बंद ही कर दी हैं, घर भी खाली करके जाने लगे। 15 तारीख को कोई बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला है, सभा होने वाली है, उसके पहले ये चीज़। अच्छा सर, मैं ये बता दूँ, जो आप रेलवे की बता रहे थे ना, वो बुढ़े आदमी वो कर रहे हैं, ये आपकी बात सही है। जो रिटायर्ड हो गए ना आदमी, उनको डेली वेजिस पे लिया है, उनको रविवार की छुट्टी, जो रविवार को लिया होगा तो पगार नहीं मिलेगा, कोई मेडिकल नहीं, कुछ भी नहीं, डेली वेजिस पे वो नौकरी करते हैं। लेकिन 5 साल से वो बंद है। यूनियन वाले भी गए होंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने मना ही कर दिया कि जब वो रिटायर्ड हो गए, इसका मतलब ये कि वो काम नहीं कर सकते हैं, फिर उनको क्यों नौकरी पे ले रहे हो तुम? सीधी सारी बात है ना, जब वो रिटायर हो गए, इसका मतलब ये कि वो काम नहीं कर सकते, तुम नौकरी पे से रिटायर कर रहे हैं, फिर वो क्यों नौकरी पे आ रहे वापस? जो रिटायरमेंट गलत है, इसका मतलब तो ये हो गया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दी कि अब तुम ये इसको नहीं ले सकते। अहमदनगर નું નામ બદલવાનું તિલન સાહેબ तिलन साहब तो बात, तिलन साहब नहीं भाई सारे बोल लिया, एक तो छोड़ो। आपके पास अरे आपके बिना थोड़ी होगा, चुप करो। हम आपकी बारी का इंतजार कर सामाजिक तत्वों से नहीं, अभी जो डिटेल माइक्रो बताइए। माइक्रो डिटेल देखिए, ये जो कहा सिस्टम फेलियर, कोई भी सिस्टम दुनिया में ऐसा नहीं बना है कि जो परफेक्ट है। स्पेस क्राफ्ट जिसको कहते हैं, इतनी टेस्टिंग की जाती है और कहा जाता है नासा में कि फॉर एवरी $1 स्पेंट ऑन मैन्युफैक्चरिंग, $1 इज स्पेंट ऑन टेस्टिंग। जितने भी सिस्टम जो इंडिया में बनते हैं, मैंने मेनली सीमेंस वगैरह बनाते हैं, रेलवे लॉकिंग रिलेज वगैरह, ये सारे के सारे वेल ड्राइव सिस्टम। लेकिन कोई इस सिस्टम को उंगली मार के या वायर डाल के बाईपास करके कुछ और करना चाहे तो सिस्टम कैन नॉट बी फूल प्रूफ, बिकॉज फूल्स आर वेरी इंजीनियरिंग। किसी ने कहा कोई भी सिस्टम, और एवरी एक्सीडेंट जो है हमें कुछ ना कुछ सिखाता है कि कुछ कमी रह गई है। फॉर एग्जांपल, जो आपको याद होगा कि स्पेस री एंट्री में जब कल्पना चावला का जो स्पेस क्राफ्ट उड़ गया था, उसमें क्या गलती थी कि जब उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन की गई तो आप गलती सुन के हंसेंगे, क्या इतने बेवकूफ़ थे साइंटिस्ट? क्योंकि जब जो स्पेस से जो एयर स्पेस क्राफ्ट एंटर होता है तो एक पोजीशन ली जाती है, उस पोजीशन में मिनिमम ग्रेविटी है, वो आराम से एंटर हुई, वो पोजीशन से ली गई। वो बाद में पता लगा वो पोजीशन क्यों नहीं मिली हमें,
क्योंकि जब कैलकुलेशन कर रहे थे भाई ज़मीन जो है वो 24 घंटे में सूरज के अपने एक्सिस पे फिरती है, वो 24 घंटे एग्जैक्ट नहीं है, वो कुछ सेकंड कम है, वो सेकंड लेना भूल गए थे, और वो फ्यू सेकंड्स लेना भूल गए, और जब 50,000 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, फ्यू सेकंड्स तो बहुत होती है। तो अगर एयरक्राफ्ट भी लिया जाए तो एयरक्राफ्ट बनाने में कितने लोगों की जान गई। एक किस्सा आता है जब जिसको बोलते हैं ये कैनिबलिज्म, कि भाई आपके पास बहुत सारे पुराने टैंक टूट टाट गए हैं, स्पेयर पार्ट नहीं मिल रहे, तो टूटे हुए टैंक्स में लेके काम चला दो। तो रॉयल एयरफोर्स से पूछा गया भाई हम जब बॉम्बिंग करेंगे तो हम पायलट की कॉस्ट कितनी लगाएंगे, भाई ये एक पायलट लॉस होगा तो कितनी कॉस्ट, क्योंकि नहीं ज़िंदगी की कीमत नहीं है, कि ज़िंदगी की कीमत नहीं है तो अपनी एयरफोर्स अपने रखो ऊपर नहीं लेके जाओ। इसलिए हर एक चीज़ की कुछ ना कुछ कीमत डेवलपमेंट की देनी पड़ती है, और यही हुआ है, वो यहाँ भी हाल हुआ होगा, क्योंकि जैसा स्केच मैंने देखा है जो मेरे को भी मिले वो बहुत साफ है कि लूप लाइन के ऊपर जब लाइन ट्रैक चेंज होता है तो गाड़ी की स्पीड 20 से ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि ट्रैक चेंज हो रहा है। अब जब ये ट्रैक 130 की स्पीड के ऊपर ट्रैक चेंज करेगा तो चांसेस आर प्लेन उड़ी जाने वाली है। सीधी गाड़ी के लिए जो स्पीड थी और लूप लाइन के लिए जो स्पीड थी वो बिल्कुल अलग होती है। तो ड्राइवर को दिख रहा है कि भाई गाड़ी मिल चुकी है, वो विजुअली देख रहा है कि लूप लाइन पे गाड़ी खड़ी है, उसको ट्रैक मिल जाएगा, और ये नहीं उसको मालूम कि अंदर से कुछ जो वायर है जो लाइन शिफ्ट करती है वो नहीं चल रही। तो या तो किसी ने कुछ, क्योंकि हमारे एक दूसरी प्रॉब्लम यह है रेलवेज़ की, दुनिया में किसी भी सिविलाइज कंट्री में इतना लोड फैक्टर नहीं है जितना यहाँ पर। अगर आप अहमदाबाद बॉम्बे की लाइन देखेंगे या दिल्ली बॉम्बे की लाइन देखेंगे, नॉर्मली 45% जो है वो ट्रैक बिजी होना चाहिए, यहाँ तो 95%। एक गाड़ी गई नहीं दूसरी गाड़ी आ गई, पीछे पीछे ही वो तो वेट पीछे नहीं ही करती, चलता है। वेट तो करती है। जब उस कंडीशन के अंदर आपको मेंटेनेंस के टाइम कहाँ मिलता है, आपको उसको तो हवा मारने का टाइम नहीं मिलता है। अगर आप इसकी स्टैटिस्टिक्स देखिए, जो अंग्रेज ट्रैक बना के गए थे, ज़्यादातर ट्रैक हमने सिंगल से डबल किए हैं, नई लाइनें बिल्कुल कम डाली हैं, नई लाइनें 20-25%, और रेलवे की कैपेसिटी कितनी बढ़ गई है, 400-500%, 4-5 गुना बढ़ गई है। हर एक रेलवे मिनिस्टर मुझे याद है 40-40, 50-50 गाड़ियाँ नई गाड़ियाँ चला रहे हैं। अब नई गाड़ियाँ चलाते हैं तो सांप की तरह चलाते हैं। अब यहाँ से अगर आप बालासोर जाएंगे अहमदाबाद से या सूरत से, तो मुझे याद है 3 या 4 जगह गाड़ी को डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। दैट मीन इधर से आ रही है, फिर उसको वापस दूसरी तरफ जाना है, स्ट्रेट बाईपास नहीं जा सकती। नो, हर एक जगह उसको रेलवे स्टेशन इंजन को पैरेलल ट्रैक चाहिए, घूम के जाना चाहिए और जाएगा। सो आने में 25 मिनट लग जाती है। अब जो आपने ट्रैक में इतना टाइम दे नहीं रखा और 25-25 मिनट आप डायरेक्शन चेंज करने में लगा रहे हैं, क्या वो ठीक प्लानिंग है? एक तो है ना मजबूरी, पॉलिटिकल मजबूरी, और दूसरी है टेक्निकल फिजिबिलिटी। अब ये पॉलिटिकल मजबूरी में टेक्निकल फिजिबिलिटी, टेक्निकल कॉम्पिटेंस कैंसिल की जाती है, उसका रिजल्ट यही होता है। दूसरा आप देखेंगे कि आप 120 की स्पीड बोलते बहुत स्पीड है। 1920 के अंदर अमेरिका में स्टीम इंजन की गाड़ियाँ 120 पे चल रही थी, और आजकल 120 की गाड़ियों पे सुपर एक्सप्रेस चार्ज, सुपर फास्ट, वो जो गियर्ड बाइसिकल है ना, वो इतनी स्पीड पे जाती है 40 की स्पीड पे, उस पर सुपर चार्ज नहीं लगता, इस पर सुपर चार्ज लग जाता है। तो हर तरह से इस तरह लूटने का बात की गई है रेलवे में। दूसरा, ये तो एक्सीडेंट के नंबर बताया गया, इस नंबर के अंदर मालगाड़ियों का आपको ख्याल नहीं होगा कि कितने बार डिरेलमेंट होती है, उनका तो बेहिसाब से डिरेलमेंट होती है, उसकी कोई मेंटेनेंस नहीं। कई बार गाड़ी आ रही है, चलते चलते उतर जाती है, क्यों? और अगर आप देखेंगे तो मालगाड़ी की स्पीड हिंदुस्तान के अंदर मेरे ख्याल से अफ्रीका में फास्ट है। बड़ौदा से अहमदाबाद को मुझे याद है जब पावर स्टेशन था तो RF और रेजिडुअल फ्यूल ऑयल रिफाइनरी से लेके आती है, बड़ौदा से अहमदाबाद 110 किलोमीटर, और टाइम कितना लगता था? 48 घंटे। मेरे ख्याल से 48 घंटे अगर पद यात्रा करे तो पहुंच जाएगा। सवाल आज है ना, तुम्हारी एफिशिएंसी શું છે? તમે પેસેન્જર ગાડીઓ ચલાવો છો, શું
દરેક સ્ટેશન ઉપર ઊભી રહે. આ ગાડી ઉપર એક્સપ્રેસ બી ગાડી છે, રાજધાની બી એની ઉપર ચાલી રહી છે, તો શું કરશો તમે? કેટલી ગાડીઓ લાઈન ઉપર રાખેલી છે. એ ટ્રેક હવે તમે કહો છો બરોડા અમદાવાદના જે સુપર એક્સપ્રેસ છે, નહીં આમાં પેડલ રિક્ષા બી ચાલવું જોઈએ, ઓટો રિક્ષા બી ચાલવું જોઈએ, ટેક્સી બી ચાલવું જોઈએ, બસ બી ચાલવું જોઈએ. તો then what will be the natural speed? See, the purpose is to separate the speeds. This is what high speed. અહીંયા હવે एमएमपी नहीं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में स्टेशन बना दो मेरी को. अगर आप सूरत से अहमदाबाद अपना गए तो सूरत से पहले 7 स्टेशन 15 किलोमीटर में डिस्ट्रिक्ट में आती है. गाड़ी का एक प्लेटफॉर्म खत्म नहीं होता, दूसरा शुरू हो जाता है. अब ऐसे आपने बना रखे हैं प्लानिंग पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज से, तो दीज थिंग्स आर गोइंग टू हैपन. और दूसरी चीज़ एक ऑब्जर्वेशन सब लोगों ने की, ये उड़ीसा में एक्सीडेंट क्यों होते हैं? क्या उड़ीसा की जो स्किल लेवल है कुछ बहुत लो है, और आपने हाई टेक इक्विपमेंट लगा दिए हैं. उम्मीद करते हैं कि एसटी के ड्राइवर जो F-35 या F-16 प्लेन या रफाले प्लेन उड़ा लेंगे. नहीं उड़ा सकते. इनफैक्ट F-16 के बारे में तो एक अमेरिकन कमेंट आया था, आई थिंक CNN के ऊपर, कहता है जब पाकिस्तान के पायलट हमने ट्रेन करने की कोशिश करी तो पहले F-16 के ही देखते हैं कि पायलट की कैपेसिटी कितनी है. तो हम सिर्फ 30% फीचर F-16 के पायलट्स को एसिमुलेट कर सके, एब्जॉर्ब कर सके. बाकी 80% इस लाइक थे ही नहीं वो एब्जॉर्ब कर सके ना. सवाल ये आपका टेक्नोलॉजी लेवल क्या है और आपका मानसिक स्किल लेवल, जो स्किल लेवल ऑफ द पर्सन क्या है. अगर दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है तो ये तो होने वाला ही है. और उस स्टेट में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट क्यों होते हैं? जहाँ की स्किल लेवल बहुत कम है, क्योंकि उधर नहीं एम्प्लॉय तो यहीं से ही करना है, पर स्किल लेवल कॉम्प्रोमाइज़ करना है. तो फिर इसी सारी कीमतें हमने जो है ना पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी के नाम से दी कि भैया सोशियो पॉलिटिकल एक्शन सोशलिज्म लाना है अपने को, तो ठीक है. एक मुझे याद है फॉरेनर ने मेरे को कहा था, कहता मैं पायलट का एडवर्टीजमेंट पढ़ रहा था, उसमें ये लिखा था कि इस जात का होगा तो इतने % पे चलेगा. कहते हैं अगर जात का लोग होगा तो लोगों को खतरा बराबर है, बाकी जात का खतरा नहीं है क्या? कि जात के हिसाब से आप खतरा डिसाइड करते हो. अब जब पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी सब जगह है, ऐसे प्राइस की, और जितना स्किल आप टेक्नोलॉजी ला रहे हो और आपका स्किल लेवल जो 20-25 साल की सर्विस कर चुके हैं, जो सिर्फ स्क्रू ड्राइवर भी घुमाना ठीक तरह नहीं जानते हैं, तो बी प्रिपेयर फॉर मोर एक्सीडेंट्स. अगर आप जापान की जो बुलेट ट्रेन का देखें तो वहाँ एवरी वीक 300 आदमियों की टीमें ट्रैक एक पॉइंट एग्जामिन करते हैं. अब उतनी टीमें, इतने स्किल लेवल, इतनी डेडिकेटेड टीमें आपके पास हैं. जब डेडिकेशन और स्टेमिना का सवाल नहीं आएगा, ये जात भी होनी चाहिए, ये स्किल भी होनी चाहिए, ये स्किल भी होनी चाहिए. ये बुलेट ट्रेन 350 की स्पीड से बड़ा हंगामा मच रहा है. चाइना में हज़ारों ट्रेन ऐसी बुलेट 30 की 300 स्पीड की, और वहाँ कोई उसको बुलेट ट्रेन और बड़ा फैन फेयर नहीं है. वहाँ यहाँ ही फैन फेयर लगा हुआ है, क्योंकि गाड़ियाँ 120 की स्पीड की, जो आज से 108 साल पहले गाड़ियाँ जीत चुकी थी. कि एक इंग्लिश आया था इंजीनियर, उसने बॉम्बे सबअर्बन की गाड़ियों के साथ में मेरे से बात कर रहा, कहता यार ये मुझे बताओ, मैं एडवांस टेक्नोलॉजी ले जाता हूँ कि ये ट्रेन तो जो हमने आपकी 1920 की टेक्नोलॉजी है, आप इस पर 80 की स्पीड की गाड़ी चला कैसे लगते हो? हमारे इंस्ट्रूमेंट्स और स्पेसिफिकेशन जो यहाँ से 40 किलोमीटर की स्पीड से निकल सकते. इट हैपेंस ओनली इन इंडिया. सो हमने टेक्नोलॉजी लिमिटेशन, सेफ लिमिटेशन बाईपास करी है. और बुलेट ट्रेन में भी यही कहा जाता है, जब उन्होंने सॉइल टेस्ट किए कि सॉइल में वाइब्रेशन कितने हैं और रॉक की होल्डिंग कितनी है, और जब इंस्ट्रूमेंट देखे तो वो काम किया, भैया हमें बताओ 120 की स्पीड रही, इस ट्रैक पर गाड़ी कैसे चलती है? हम तो यहाँ 40-50 इस ट्रैक के ऊपर, इस सॉइल कंडीशन के ऊपर, इस फिक्सिंग के ऊपर भी क्यों? तो हमने टेक्नोलॉजी की जब उसको बोलते ना पत्थर ठोक दी है, तो कोई सवाल ही नहीं है इसका. एयरक्राफ्ट के ऊपर भी मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ कि बैड वेदर के अंदर एयरक्राफ्ट था, बहुत बाउंसिंग कर रहा, तो एक अंग्रेज उठा, कहता है भाई यार मुझे पायलट को कॉकपिट में जाना है. कोई उस अंग्रेज था, कहता मैं भी पायलट हूँ ब्रिटिश एयरवेज में. तो गया देखो, कहता क्यों? कहता भाई मैं भी यही जहाज उड़ाता हूँ, भाई देखता हूँ कौन सा बंदर बैठा हुआ है, ये जहाज इस तरह वाइब्रेट कर रहा है, ये जहाज मैं भी उड़ाता हूँ, और वहाँ भी इतने क्लाउड्स होते हैं कि क्या नहीं होता.
you are not familiar with the capabilities of the system, you don't know how to operate its system and what level to operate. मैं यही कहूँगा कि एक्सीडेंट था, वही मैं एक्सीडेंट के ऊपर ही रहूँगा, बाकी पहलवानों से मेरा लेना देना आगे से के जो लगता है कि हमने काफ़ी चीज़ को कवर किया है, लेकिन कुछ भी हो, ये एक प्रकार ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर है। हम चाहते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन भी ह्यूमैनिटेरियन एटीट्यूड से इसको हैंडल करे, इसको एक डिविसिव वे में हैंडल ना करे। और जैसे उन्होंने हमारे हाउस से भी बात आया, इसे लेसन लिया जाए, क्या खामियां रह गया, हर एक्सीडेंट से कुछ मैसेज आता है, उसको करने के लिए कोशिश की जाए। और अगर ये होगा तो शायद काफ़ी जानें बचेगी। अगर वही मैडनेस रहेगा कि ये ट्रेन को प्रायोरिटी दिया जाए, ये ट्रेन को कम प्रायोरिटी दिया जाए, गाड़ी को इतना स्पीड में चलाना ही पड़ेगा, नहीं चलाएगा तो मेमो मिलेगा, अगर ये सब होगा तो आने वाले दिनों में उड़ीसा ट्रेन ही एक एंड नहीं है, ये एक प्रकार का अभी वार्निंग बेल के हिसाब से काम करे। और मोरल ग्राउंड से सरकार को जो करना चाहिए, किसी को रेजिग्नेशन देना है, किसी क्या करना है, जो मोरल ग्राउंड होता था वो मोरल ग्राउंड चालू होनी चाहिए, ताकि लोगों को डर रहे और मोरलिटी की ख्याल भी रहे। और बड़ा मुश्किल से वो पकड़ के रखना हमारा ताकत है, हम रिजाइन नहीं करेंगे, हम कुछ एक्शन नहीं लेंगे, आप जो कहते हैं हम सुनेंगे नहीं। ये आप तो कुछ भी अपनी ताकत का हिसाब से बोल सकते हैं, लोग चुप रहेंगे, लेकिन ये चुप्पी जो रहेगा आने वाले दिनों के लिए ठीक नहीं रहेगा। इतना कहकर मैं अपनी बात पूरा करता हूँ। अब नेक्स्ट गुरुवार के लिए हम और कुछ टॉपिक लेकर चर्चा करेंगे, तब तक अभी हम करंट अफेयर है ना, करंट